15 साल की उम्र में मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी और मैं बहुत परेशान था। मैं तो अपने अंकल से मिलने के लिए आया हुआ था। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ आकर मुझ पर ही एक भारी जिम्मेदारी आ जाएगी। तभी मेरी मुलाकात एक चाइना की औरत से हुई, जिसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं 15 साल का छोटा बच्चा था। उसे भला मुझसे ऐसा क्या काम हो सकता था जिसके बदले में मुझे बहुत कुछ दे रही थी। मुझे उसकी बात समझ तो नहीं आई थी, लेकिन हालात ने मुझे उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया था। और फिर जो कुछ उस औरत ने मेरे साथ किया किया जो वो जानकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। मैं सिर्फ 15 साल का था और अंकल से मिलने के लिए चाइना आया था। और मेरे अंकल मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट आ रहे थे कि रास्ते में ही उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। वो बुरी तरह घायल होकर अस्पताल पहुंच गए थे। जब एयरपोर्ट पर अंकल की जगह उनके दोस्त मुझे लेने के लिए आए और ये खबर सुनाई कि मेरे अंकल अस्पताल में पड़े हैं, तो मैं बिल्कुल घबरा गया। मुझे भूटान से मेरी मम्मी ने हवाई जहाज में बिठाया था और यहाँ मुझे अंकल लेने आने वाले थे। लेकिन अंकल के दोस्त को देखकर और सारी बातें सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैं बहुत ही जिद करके चाइना आया था क्योंकि मेरे स्कूल की छुट्टी हुई थी और मैं कुछ वक्त अपने अंकल के साथ बिताना चाहता था और चाइना घूमना चाहता था। मैं मम्मी पापा का इकलौता बेटा था, इसीलिए मेरी जिद पर पापा मान गए और मुझे अंकल के पास भेज दिया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे यहाँ आने पर ऐसी मुसीबत टूट पड़ेगी। जब मैं अस्पताल पहुँचा तो ये देखकर मेरे आंसू बहने लगे कि मेरे अंकल बहुत ही बुरी हालत में अस्पताल में एडमिट थे। उनके पूरे शरीर पर पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर ने बताया था कि उनकी काफी सारी हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ है। अभी ये परेशानी चल रही थी कि तभी पता चला कि कंपनी ने अंकल की एक्सीडेंट को सुनकर उन्हें छुट्टियां दे दी है और अंकल के पास अगले 6 महीने तक कोई काम नहीं है। कंपनी अंकल का बोझ नहीं उठाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने 6 महीने के लिए छुट्टी दे दिया था और अंकल की जगह किसी दूसरे आदमी को रख दिया। जब अंकल होश में आए और उन्हें ये बात पता चली तो वह बहुत रोने लगे, क्योंकि अंकल के पास सिर्फ घर की जिम्मेदारियां नहीं थी, बल्कि दो कुंवारी बहनें भी घर में थी। उनकी वजह से अंकल चाइना कमाने आए थे और मुझे और मम्मी पापा और चाची को उस वक्त छोड़कर यहाँ चले आए थे जब मैं सिर्फ 6 महीने का था। यहाँ आने के बाद अंकल 2 बहनों की शादी कर चुके थे, लेकिन 2 बहनें अभी तक बाकी थी। और यही सोचकर अंकल की तबीयत और खराब होने लगी कि अब आगे क्या होगा। अंकल को इतना परेशान और तकलीफ में देकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। मैं यहाँ आने की जिद करता और ना ही अंकल एक्सीडेंट होता। मेरी नज़र में अंकल की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही था। अस्पताल वालों ने 1 हफ्ते में ही अंकल को छुट्टी दे दी थी। फिर मैं अंकल एक छोटे से अपार्टमेंट में वापस आ गए। अंकल कहने लगे कि अब तू भूटान वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब अंकल कोई काम करने के काबिल नहीं थे और कंपनी अंकल का खर्चा नहीं उठा रही थी। ऐसे में यहाँ रहना अंकल के बस में नहीं था। अंकल का कहना था कि जो भी पैसा जमा हुआ है वो भी इसी तरह खर्च हो जाएगा। इससे बेहतर है कि हम घर चलते हैं। अंकल की बातों से मैं परेशान हो गया था, क्योंकि मैं जानता था कि वहाँ जाकर सब लोग परेशान हो जाएंगे। पापा अंकल के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं था। मैंने अंकल को तसल्ली दी, आपकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए तो फिर हम वापस जाने का सोचेंगे। उस वक्त अंकल का टिकट लेने के भी काबिल नहीं है, लेकिन मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं यही कोई काम ढूंढूंगा और जब तक अंकल सही नहीं होते अपने अंकल के साथ रहकर उनकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। लेकिन सारी दिक्कत ये थी कि ये भूटान नहीं था। यहाँ 15 साल के बच्चे को कोई भी काम पर रखने को तैयार नहीं था। यहाँ बच्चों से काम कराने पर सख्त कानून लगाए गए थे। मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मेरे लिए यह काम ढूंढना नामुमकिन है। अंकल रूम में रह रहकर खुद को बीमार महसूस कर रहे थे, इसीलिए मैं पास के पार्क में अंकल को घुमाने के लिए ले आया। वहीं पर मेरी मुलाकात एक चाइना औरत से हुई।
वो थोड़ी दूर पर बैठी थी और उसकी नज़र मुझ पर और मेरे अंकल पर जमी हुई थी। कुछ ही देर गुजरे है कि अंकल का कोई जानने वाला मिल गया और अंकल उससे साथ बातें करने में बिजी हो गए। तभी वह औरत इशारे से मुझे अपने पास बुलाने लगी। मैं तुरंत चला गया। वह औरत बहुत ही खूबसूरत थी। मुस्कुराकर मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, तुम्हारे पापा को क्या हुआ है। मैंने उसे बताया यह मेरे अंकल है और मेरा नाम राहुल है और मेरा घर भूटान में है। मैं यहाँ घूमने के लिए आया था, लेकिन मेरे अंकल का एक्सीडेंट हो गया और इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरी बात सुन के वो धीरे से मुस्कुराई, कहने लगी फिर तुम लोगों का गुजारा कैसे चल रहा है। उसकी बात पे मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसे बता दिया कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अंकल की नौकरी खत्म हो गई है और हम वापस नहीं जाना चाहते। मुझे यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा है। कहने लगे कि अगर तुम्हें यहाँ कोई काम मिल जाए तो फिर वो तुम काम कर लोगे। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया और कहा कि हाँ क्यों नहीं, अगर कोई काम होगा तो मैं जरूर करूँगा। घर जाकर हमारा गुजारा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि 6 महीने तक मैं अंकल की जगह उनकी सारी जिम्मेदारी उठा लूँ। मेरी बात सुनकर वो खुशी से कहने लगे कि तुम मुझे बहुत पसंद आए हो। मुझे तुम्हारे जैसे किसी लड़के की जरूरत थी जो मेहनत से जीना चाहता हो और अपने घर वालों की खातिर जान तक देने को राजी हो। मैंने हैरानी से पूछा कि क्या आपके पास मेरे लिए नौकरी है? हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा काम है जिसे करने तुम्हें खुशी भी होगी और पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गया था। अगर मुझे कोई काम मिल जाता तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती थी। इसीलिए मैंने उससे कहा ठीक है, आप मुझे बस काम बता दीजिए, मैं अपने अंकल से बात कर लूँगा। कहने लगी तुम्हें रोज सुबह से शाम तक मेरे बंगले पर आना होगा और हफ्ते के आखिरी दिन में तुम्हें काम भी बता दूंगी और पैसे भी दे दूंगी। उसने मुझे अपने बंगले का एड्रेस भी समझा दिया और कहने लगी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम आओगे तो मुझे खुशी होगी। वह बहुत अच्छे से बात कर रही थी। मैंने उससे कहा कि आप मुझे काम तो बता दीजिए, तो मुस्कुराकर कहने लगी राहुल इतनी भी क्या जल्दी है, पहले तुम आ तो जाओ। मैं उससे और कोई सवाल पूछता कि उससे पहले ही अंकल ने मुझे आवाज दे दी। उनके दोस्त जा चुके थे और अंकल के चेहरे पर तकलीफ दिख रही थी। शायद उन्हें बैठने में तकलीफ हो रही थी। मैं फौरन अंकल की तरफ पलटा तो वह हैरत से पूछने लगे कि तुम चाइनीज औरत से क्या बात कर रहे थे। मैंने अंकल को बता दिया कि वो औरत मुझसे अपने बंगले का काम करवाना चाहती है और इसीलिए उसने मुझे बुलाया है। मुझे भी यही लगता है कि उस औरत को मुझसे अपने बंगले का काम करवाना होगा, वरना मुझ जैसे छोटे बच्चे से वो और क्या काम करवा सकती थी। इसीलिए मैंने अंकल को यह बात बता दी। मेरी बात सुनते ही अंकल ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मेरे बच्चे, अभी तक तुम सिर्फ 15 साल के हो, तुम यहाँ मेरे पास घूमने के लिए आए थे, मैं तुम्हें किसी काम पर नहीं लूँगा। पता नहीं वह चाइनीज औरत कौन है, तुम्हें कितना काम करवाएगी। अंकल की बात सुनकर मैंने उन्हें दिलासा दिया कि अंकल सिर्फ 6 महीने की तो बात है, एक बार आप ठीक हो जाए तो फिर दोबारा अपनी कंपनी में नौकरी कर लीजिए और मैं भी भूटान वापस चला जाऊंगा। तब तक घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। अगर वो औरत मुझे अच्छे पैसे देने को तैयार है तो फिर मुझे काम करने में कोई ऐतराज नहीं है। अंकल ने नम आंखों से मुझे देखा, कहने लगे कि मेरा 15 साल का बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि अब मुझे समझाने लगा है। मैंने अंकल से कहा कि एक बार उस औरत पर भरोसा करके देख लेते हैं। मैं काम पर एक दिन जाऊंगा और अगर मुझे काम समझना चाहे तो करूंगा, वरना नहीं। मेरी बात सुनकर और घर की परेशानी देखकर अंकल मान गए और कहने लगे कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो फौरन वापस आ जाना। मैं पलटकर उस औरत के तरफ देखा। वो औरत वहां से जा चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अगली सुबह उसके पास जाऊंगा और काम देखूंगा। यह काम मुझे किस्मत से मिल रहा था, वरना मैं तो मान चुका था कि मेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। सारी रात में यही सोच रहा था कि पता नहीं उस औरत ने मुझसे क्या काम करवाना है और उसका बंगला कितना बड़ा होगा, वहाँ कितने मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर आंखें बंद करता तो अपने माँ पापा और बुआ का ख्याल आने लगता।
मेरे दोनों बुआ की शादी की उम्र हो चुकी थी और गरीबी की वजह से उनकी शादी नहीं हुई थी। इसी वजह से तो मेरे पापा मजदूरी करते थे और मेरे अंकल परदेश रह रहे थे। अगली सुबह में अंकल के सारे काम करके और उन्हें नाश्ता देकर बंगले पर जाने के लिए निकल गया। बंगला हमारे यहाँ ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए अंकल मुझे अकेले भेजते हुए डर नहीं लगा। मैंने अंकल को यकीन दिलाया था कि अगर कोई भी बात होगी तो मैं फौरन वापस आ जाऊंगा। उस औरत के बंगले पर पहुंचते ही मैंने चौकीदार को जैसे ही बताया कि मुझे मालकिन ने बुलाया है, उसने सर पे पैर तक मुझे देखा और कहने लगा कि तुम मालकिन के पास रहोगे। वह बहुत अजीब सा बोल रहा था और अजीब नजरों से मुझे देख रहा था। चौकीदार ने कैमरे के जरिए एक नौकरानी को बाहर बुलाया। चौकीदार ने मुस्कुराकर उस नौकरानी से कहा कि मालकिन एक से बढ़कर एक खूबसूरत बच्चा ढूंढती है, मालकिन की नजर एक दांत देनी पड़ेगी। चौकीदार की बात पर मैं हैरान रह गया था। भला काम करवाने के लिए किसी को खूबसूरत होने का क्या जरूरत थी? मालकिन तो मेरे काम से मतलब होना चाहिए था। मुझे तो चौकीदार कुछ पागल मालूम हुआ। वो औरत चौकीदार की बात सुनकर जोर से हंसी और मेरा हाथ पकड़ के मुझे बंगले के अंदर ले गई। बंगला बहुत खूबसूरत था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि सोने का महल हो। मैं एक खूबसूरत सोफे पर बैठा, मेरे सामने शरबत रखा गया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं कोई खास मेहमान हूँ। थोड़ी देर में मालकिन वहाँ चली आई। मैं मालकिन को देखकर हैरान रह गया। वह बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन अब वो एक मॉडर्न किस्म की मैक्सी पहने बहुत सारा मेकअप किए मेरे सामने बैठी थी। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने अपनी नजरें झुका ली थी। जो भी थी मेरी मालकिन थी और मैं यहाँ काम के लिए आया था। मैंने शरबत पी लिया तो मालकिन ने कहा कि तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। मालकिन की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं यहाँ काम करने आया था और ना ही इतनी दूर से आया था कि मुझे आराम की जरूरत थी। मैंने फौरन कहा कि आप मुझे काम बता दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हर काम बहुत ही ईमानदारी और तेजी से ही करूँगा। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराई और बोली, काम तो तुम्हें ईमानदारी से ही करना होगा, इसी बात को तुम्हें पैसे मिलेंगे। अभी तुम जाकर कमरे में आराम करो और फिर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या काम करना है। दूसरी नौकरानी ने मुझे कमरे में पहुँचा दिया और साथ ही मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स भी रख दिए थे। मैं जब से आया था अंकल की तबीयत को लेकर मैं ज्यादा परेशान हो गया था और अब उसके कमरे में आकर जब मैं सुकून से बिस्तर पर बैठा तो छत पर लगे आईने में मेरा चेहरा दिखाई दे रहा था। अचानक ही मुझे चौकीदार की बात याद आ गई थी। मालकिन ने फिर एक खूबसूरत बच्चा ढूंढ लिया है। मैं खूबसूरत तो हूँ, अपनी माँ की तरह चमकती हुई रंग और नीली आंखें। मैं दूसरे से बहुत अलग था, हर जगह अपनी आंखों से पहचाना जाता था। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाजा खुला और मालकिन के साथ एक और अंदर औरत चली आई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मालकिन ने उस औरत को मुझसे मिलवाया था। उस औरत का नाम सुशीला था। मालकिन कहने लगी कि यह तुम्हें आज से उठने बैठने का तरीका सिखाएंगी, किस तरह बात की जाती है, इस देश के तौर तरीके क्या है और थोड़ी बहुत यहाँ की भाषा सिखा देंगी। मालकिन की बातें मुझे बहुत अजीब सी लगी थी। मुझे चाइनीज के तौर तरीके सीखने की क्या जरूरत थी और उठने बैठने के तरीके मुझे तो मालूम थे। फिर मालकिन खासकर एक औरत को मेरे पीछे क्यों लगाई थी? मुझे काम ही तो करना था। फिर चाइनीज तरीके से सीख कर मैं क्या करता? वो कहने लगी कि एक हफ्ते तक तुम्हें यह सब सीखना है और उसके बाद तुम मेरे काम आओगे। एक हफ्ते तुम्हें सुशीला के साथ गुजारना है और सुबह से लेकर शाम तक सुशीला तुम्हें हर छोटी से छोटी बात सिखाएगी। मालकिन मुझे सुशीला के हवाले करके चली गई थी। सुशीला एक बहुत ही अच्छी और हंसमुख औरत थी और बहुत अच्छे से मुझे हर एक चीज सिखा रही थी, यहाँ तक कि लोगों के सामने कैसे बैठना चाहिए। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक नौकर को इतना ज्यादा ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। पहले दिन जब मैं शाम को घर लौटा तो अंकल ने मेरी फिक्र में बहुत ज्यादा परेशान थे। वह मुझे देखते ही कहने लगे, आज मैं सारा वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। बताओ तुमने पहला दिन क्या काम किया, तुमसे कितना काम करवाया गया। और जब मैंने अंकल को बताया कि मुझे सिर्फ उठने बैठने और चाइनीज तौर तरीके सिखाए गए हैं, मेरी बात सुनकर अंकल मुस्कुरा दिए। मैंने हैरत से अंकल के मुस्कुराने की वजह पूछी
तो अंकल कहने लगे, चाइनीज लोग बहुत अजीब होते हैं। एक कुत्ता भी रखते हैं तो उसकी भी नस्ल मालूम करते हैं। तो फिर तुमको ऐसे ही कैसे कर सकते हैं? यकीनन वो पहले तुम्हें अपने तौर तरीके सिखाकर अपने काबिल बनाएंगे कि तुम उनके महल में काम कर सको। चलो अच्छा है, इस तरह तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। जब तक तुम काम का बोझ नहीं है, तुम दिल लगाकर सब कुछ सीख जाओ। जब मैं सही हो जाऊंगा तो वापस अपनी नौकरी पर चला जाऊंगा और तुम्हें वापस भेज दूंगा। तुम्हारे माँ पापा तुम्हारे बिना इतने दिन नहीं रह सकते हैं। पहले ही वो मेरी दूरी का दुख उठा रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें भी उनसे दूर कर दूं। अंकल ठीक ही कह रहे थे। मम्मी पापा मेरे बिना बहुत अकेले हो गए होंगे। मैंने रोज मालकिन के बंगले पर जाना शुरू कर दिया था। मुझे अच्छे से अच्छा कपड़े पहनने के लिए दी जा रहे थे। मेरे बालों को नए स्टाइल से बना दिया गया था। मुझे हर तरह का अच्छा खाना खिलाया जाता था। 4 दिन में ही मुझे बहुत ज्यादा बदलाव आ गया था। खुद ही को आईने में देखकर ऐसा लग रहा नहीं था कि मैं वही 15 साल का बच्चा हूँ। यहाँ का खाना पीना मेरी सेहत को बहुत अच्छा कर दिया था। मुझ पर बंगले में घूमने फिरने पर भी कोई रोक नहीं था। अब तक मैंने किसी काम को हाथ नहीं लगाया था, बल्कि मैं तो यहाँ किसी बादशाह की तरह घूमता फिरता था। लेकिन एक बात मुझे तो अजीब लगी थी कि मैंने कभी मालकिन को ठीक से नहीं देखा था, जबकि वह एक शादीशुदा औरत थी। उनके बच्चे तो नहीं थे, लेकिन उनके पति के साथ फोटो लगी हुई थी और मुझे पूछने पर उन्होंने बस इतना ही बताया था कि उनके पति का बहुत बड़ा कारोबार है और वो रात को ही घर लौटते हैं। मालकिन सारा दिन तैयार होकर घर में यहाँ वहाँ घूमती या फिर शॉपिंग के लिए निकल जाती। जब से मैंने सुशीला के तौर तरीके सीख लिए थे, मालकिन मुझे भी अपने साथ ले जाने लगी। वो मेरा हाथ पकड़कर शॉपिंग मॉल में घूमती, मुझे मेरी पसंद की चीजें दिलाती और मैं अपनी इस नौकरी पर हैरान था, जिसके लिए मुझे एक तो सैलरी भी मिल रही थी और इतना सम्मान भी। मैंने अपने अंकल को अपनी नौकरी और दिन भर के बातें बताया तो अंकल कहने लगे, शायद मालकिन को कोई औलाद नहीं है, इसीलिए वो तुम्हें अपनी औलाद की तरह रख रही है। लेकिन यह बात बताना नहीं चाहती हो। मालकिन ने मुझे यही बताया था कि 1 हफ्ते तक सुशीला मुझे ट्रेनिंग देगी, फिर मेरा काम शुरू होगा। मुझे उस दिन का इंतजार था जब मेरा काम मुझे मिलता और मुझे पता चलता कि मुझे क्या करना है। अभी तो मैं अपने नए नए कपड़ों और महंगी महंगी चीजों को एंजॉय कर रहा था। अंकल की तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी, लेकिन इतनी ज्यादा ठीक नहीं थी कि वो नौकरी कर सकते थे। मेरी नौकरी लग गई थी तो अंकल की परेशानी भी कुछ कम हो गई थी। अंकल ने मम्मी पापा और चाची को एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया था और ना ही मेरी नौकरी के बारे में। अंकल चाची के पास शाम में ही फोन करते, उन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा कहते। दिन तेजी से ही गुजरते चले गए और 1 हफ्ते में ही पूरी तरह से बदल गया था। मैं पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था। हफ्ते के आखिरी दिन में जैसे ही मालकिन के घर पहुंचा तो चौकीदार मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया और कहने लगा, आज से तुम्हारा काम शुरू होने वाला है। मैं भी इस बात पर खुश था कि अब मुझे काम करना होगा। बंगले के अंदर दाखिल हुआ तो सुशीला मुझे कहीं नजर नहीं आई। दूसरी नौकरानी मुझे कहने लगी कि आज आपको सीधे मालकिन के कमरे में जाना है। मैं जब से यहाँ आया था एक बार भी मालकिन के कमरे में नहीं गया था। मालकिन का कमरा हमेशा लॉक रहता था। मैं जैसे ही मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया। मालकिन का कमरा पूरी तरह सजा हुआ था, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन का कमरा हो। मालकिन ने मुझे हाथ पकड़ाकर अपने बिस्तर पर बिठाया और नोटों की गड्डी मेरे हाथ में पकड़ा दी और कहने लगी, ये तुम्हारी इस हफ्ते की सैलरी है। आज का पूरा एक दिन तुम्हें मेरे साथ इस कमरे में गुजारना होगा और आने वाले 1 हफ्ते तुम उसी तरह गुजारना जिस तरह तुमने इस हफ्ते में गुजारे हैं। मालकिन की बात मुझे समझ तो नहीं आई थी। ये इतने सारे नोट देखकर मैं बहुत ही खुश हो गया था। मैंने मालकिन से कहा कि आप जो भी कहेंगे मैं पूरे ईमानदारी के साथ करूंगा। फिर जो कुछ मालकिन ने मुझसे कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। ये कैसे मुमकिन था? मैं मालकिन के साथ इस तरह का कैसे कर सकता था? मैं 15 साल का छोटा बच्चा था और मालकिन जिस चीज की ख्वाहिश रखती थी वो पूरा करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। वो कहने लगी कि मैंने तुम्हें पूरा 1 हफ्ते हर तरह की आज़ादी दी है, तुम्हें तौर तरीके सिखाकर अपने काबिल बनाया है
अब तुम इस काम से मना नहीं कर सकते हो। ये पैसे तुम्हें इस काम के लिए दिए गए हैं। इससे पहले तुमने कोई काम नहीं किया है। मैंने तुम्हें अपने काबिल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। वो कहने लगे कि हम औरतों की जिंदगी बहुत अजीब होती है। दूसरे लोग हमारा पैसा और हमारी जिंदगी देखकर जलते हैं, लेकिन कोई हमसे पूछे कि हमारे दिल पर क्या गुजरती है। हमारे पति को ऐश की आदत हो गई है और एक रूम में कई कई औरतों की रखते हैं और अपनी पत्नी को वक्त देना भूल जाते हैं। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरे पति की दिलचस्पी मुझसे कहीं ज्यादा उन औरतों में है जिनको उससे गलत तरीकों से अपने पास रखा हुआ है। इसीलिए मैं हफ्ते का एक दिन छोटे लड़के के साथ गुजारती हूँ और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करती हूँ। इस तरह ना ही मैं गर्भवती हो सकती हूँ और ना ही किसी को इस बात पर शक हो सकता है। मैं हूँ कि यह गलत है, लेकिन मेरा पति भी तो मुझे धोखा दे रहा है। फिर मैं क्यों ना उसे धोखा दूँ। मैं बदले के आग जलती रहती हूँ और यही इस तरह ठंडी होती हूँ। जब मैं किसी छोटे बच्चे को अपने बिस्तर तक ले आती हूँ तो तुमसे पहले भी कुछ लड़कों को मैंने इसी तरह से इस्तेमाल किया है, लेकिन कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं था कि मैं उसे हमेशा अपने पास रखती। लेकिन तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें पूरा एक हफ्ते अपने घर बुलाती रही। इन पैसों के वजह से तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हारे जिंदगी पर अपने साथ रख लूंगी। ना ही तुम्हारे बाप को नौकरी की जरूरत होगी और ना ही तुम्हें घर वापस जाना पड़ेगा। तुम अपने अंकल को अपनी चाची के पास वापस भेज देना। मैं छोटा जरूर था, लेकिन बेअकल नहीं था। मालकिन की एक एक बात मुझे समझ आ रही थी। मैंने वो सारा पैसा वापस मालकिन के हाथ में पकड़ाया और साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। मैं पाप के रास्ते पर चलकर पैसे नहीं कमा सकता। मालकिन लाख रोकने के बावजूद मैं वापस चला आया। मालकिन को यकीन था कि पैसे की चमक मुझे रोक देगी, लेकिन पैसों की चमक से ज्यादा मेरी माँ की परवरिश अहम थी। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सीधे रास्ते पर चलना सिखाया था। मैं गिर पड़ते वापस अपने अंकल के पास चला आया और अपने अंकल से कहा कि अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा है। ये लोग बहुत ही जालिम हैं। हम वापस अपने देश चलते हैं। एक रोटी खाएंगे, लेकिन इज्जत से खाएंगे। आपकी थोड़ी सी बीमारी पर कंपनी वालों ने आपको बाहर निकाल दिया, जबकि आप सालों से उनके पास नौकरी कर रहे थे। और मेरी मालकिन की नीयत की कुछ और ही थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया था। चौकीदार का मुस्कुराता चेहरा मुझे आज समझ आया था। मैं अपने अंकल के साथ वापस ही टिकट ले चुका था और आने वाली जिंदगी मुश्किल जरूर थी, लेकिन पापों से भरी हुई नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, जिंदगी देना इंसान के हाथ में नहीं है, बल्कि भगवान के हाथ में है। मुझे यकीन था कि भगवान ने हमारे लिए भूटान में किसी न किसी काम का इंतजाम कर रखा होगा। पहले के चाइनीज लोग अलग थे और आजकल के चाइनीज लोग बिल्कुल अलग हो गए हैं। दौलत ने उन्हें अपनी इज्जत से भटका दिया है। ये एक काल्पनिक कहानी है। इसका आपके जिंदगी में होने वाली किसी भी चीज से कोई भी ताल्लुक नहीं है। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो तुरंत आपके पास आ जाए। धन्यवाद।